हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर पैथोफिजियोलॉजी। जो ब्लड के डिसऑर्डर्स होते हैं उनकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट जो है हम स्टार्ट करेंगे, ब्लड होता क्या है। ये जो है अपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा कि ब्लड जो है कॉम्बिनेशन होता है प्लाज्मा और जो ब्लड सेल्स हैं उनका। जो प्लाज्मा है वो 55% जो है वो हमारी ब्लड में होता है और 45% जो है वो ब्लड सेल्स होते हैं, उसमें आते हैं हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो जो अडल्ट फीमेल होती हैं उसमें होता है 4 to 5 लीटर ब्लड जो है वो होता है। जो मेल होता है उसमें होता है 5 to 6 लीटर। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ ब्लड। अब जो ब्लड है उसके फंक्शन कौन कौन से होते हैं। तो जो ब्लड है उसके फंक्शन है गैसेस, न्यूट्रिएंट बेस्ड प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन करता है वो। रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है। रेगुलेशन ऑफ पीएच एंड ऑस्मोसिस। मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉरेन सब्सटेंसेस। क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन में मैंने आपको बता दिया कि प्लाज्मा और ब्लड सेल्स होते हैं। प्लाज्मा 55% होता है और ब्लड सेल्स जो वो 45% होते हैं। आगे जो है ये फर्दर डिवाइड करके जो इसमें दिखाया गया है टेबल में कि क्या क्या प्रेजेंट होता है। जो प्लाज्मा है उसमें एल्बुमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है, फिब्रिनोजेन होता है। और जो ब्लड सेल्स होते हैं उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। नेक्स्ट है प्लाज्मा। प्लाज्मा में मैंने आपको बता दिया एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजेन होते हैं। और ब्लड सेल्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। जो हमारे आरबीसी होते हैं उनका काम होता है, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनमें होता है हीमोग्लोबिन होता है, वो हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होती है। जो हीम का जो एक कंपाउंड होता है उसके साथ 4 ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन करके जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लड और वहाँ पे ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं। अब जो है जैसे कि जो हीमोग्लोबिन है, अगर उसका लेवल जो है वो कम हो जाता है हमारी बॉडी में तो ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपरली हमारे जो ऑर्गन्स तक है वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। जैसे ही वहां तक नहीं पहुंच पाएगी तो हमारी बॉडी जो है वो फंक्शन प्रॉपरली नहीं करेगी। और फर्स्ट है एनीमिया। जो ब्लड के डिसऑर्डर है उसमें फर्स्ट आता है एनीमिया। रिडक्शन बिलो नॉर्मल इन द लेवल ऑफ आरबीसी, द क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन एंड द वॉल्यूम ऑफ आरबीसी। अगर जो है ना आरबीसी जो है उनमें हम हीमोग्लोबिन का लेवल जो है वो कम हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं एनीमिया। उससे जो है वो ऑक्सीजन जो है प्रॉपरली जो है वो नहीं पहुंच पाती है ऑर्गन तक। अब जो है इसके कौन 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 से रीजन है उसकी वजह से जो है एनीमिया हो सकता है। उसका मेन रीजन है डिक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन। जब आरबीसी की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी। जो आरबीसी की प्रोडक्शन है वो होती है रेड बोन मैरो में। जो हमारा बोन मैरो होता है वहां पे आरबीसी की प्रोडक्शन होती है। अगर वहां पे जो है वो आरबीसी की प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाती है तब जो है हमें एनीमिया होने के चांसेस हो जाते हैं। अब नेक्स्ट है इंक्रीज आरबीसी डिस्ट्रक्शन। तो जो आरबीसी की डिस्ट्रक्शन है वो होती है स्प्लीन में। जैसे ही 120 डेज जो है वो आरबीसी के कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद जो है वो उसकी डेथ हो जाती है या डिस्ट्रक्शन हो जाती है, वो स्प्लीन में होती है। अगर जो डिस्ट्रक्शन है वो ज़्यादा होगी और प्रोडक्शन कम होगी तब भी जो है वो एनीमिया होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है एक्यूट और क्रोनिक ब्लड लॉस। एक्यूट और क्रोनिक ब्लड लॉस में है जैसे कोई इंजरी हो जाती है तो अगर जो प्लेटलेट का काउंट हमारे ब्लड में कम है और जो क्लॉट फॉर्मेशन है वो नहीं हो पाती है प्रॉपरली तो ब्लड लॉस जो है वो ज़्यादा हो जाता है। उसकी वजह से भी एनीमिया होने के चांसेस होते हैं। और जो एनीमिया है वो 3 ब्रॉड कैटेगरीज में आता है। फर्स्ट आता है लॉस ऑफ आरबीसी अकर्स विद ब्लीडिंग। और जो एनीमिया है वो उसके 3 रीजन है। एक है कि लॉस ऑफ आरबीसी हो जाएगा तब भी जो है वो ब्लीडिंग हो जाएगी ज़्यादा, जैसे कोई इंजरी हो जाती है तो
अगर आरबीसी जो है वो ज़्यादा जो है लॉस हो जाते हैं तो ब्लीडिंग से, तब भी जो है एनीमिया होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है डिक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन। इसमें आता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। नेक्स्ट है फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया, और नेक्स्ट है थैलेसीमिया। जो फॉलिक एसिड है उसमें फॉलिक एसिड का लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है, जिससे जो है फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो नहीं हो पाती है। अब जो आयरन है उसमें आयरन का लेवल कम हो जाएगा बॉडी में, तो जो हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होगी वो कम होगी, उसकी वजह से प्रॉब्लम। और थैलेसीमिया जो है वो जेनेटिकली डिसऑर्डर है जो जनरेशन टू जनरेशन जो है वो मूव करता है। नेक्स्ट है इंक्रीज आरबीसी डिस्ट्रक्शन। अब जो आरबीसी जो है अगर उसका डिस्ट्रक्शन जो है वो हो जाता है, ज़्यादा हो रहा है, जैसे स्प्लीन है अगर वो ओवर एक्टिवेट हो गई है और आरबीसी का डिस्ट्रक्शन वो ज़्यादा कर रही है, तो वो काउज करेगी एनीमिया। जो एनीमिया है उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसकी टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी हैं? नॉर्मल आरबीसी साइज देखेंगे, आयरन डेफिशिएंसी देखेंगे कि आयरन का लेवल कितना है हमारी बॉडी में। उसके बाद देखेंगे माइक्रोसाइटिक होते हैं, उसमें आरबीसी का साइज देखेंगे कौन सा है, उसमें नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन चेक करेंगे, और मतलब कंसंट्रेशन चेक करेंगे हीमोग्लोबिन की कि डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है या नॉर्मल है। अब फर्स्ट है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एनीमिया जो जब होगा जब जो डाइटरी इनटेक है ऑफ आयरन जो है ना, जो हम प्रॉपरली जो है आयरन वाला फूड, जो फूड है वो कंटेन करते हैं आयरन, अगर हम उस फूड को नहीं इनटेक करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, वो आयरन का जो लेवल है वो कम हो जाएगा हमारी बॉडी में, और जैसे आयरन का लेवल कम हो जाएगा तो वो हमें कॉज करेगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। और ये मोस्ट कॉमन टाइप है एनीमिया की। ये तब होता है जब रिमूवल ऑफ ड्यूडिनम कर दिया जाता है। जब भी हम मतलब हमारी बॉडी से ड्यूडिनम को रिमूव कर दिया जाता है तो इसके होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और इसमें जो है क्रॉनिक ब्लड लॉस भी होता है, क्योंकि आयरन जो है वो हेल्प करता है हमारी क्लॉटिंग फॉर्मेशन में। अगर आयरन का लेवल कम हो जाएगा तो जैसे कोई माइनर कट भी होगा तो उसकी वजह से जो है ब्लड लॉस जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। अब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है इसके कौन कौन से फैक्टर हैं जो काउज करते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। फर्स्ट है ब्लीडिंग। द मोस्ट कॉमन काउज यही है कि ब्लीडिंग जब भी ज़्यादा होगी, माल एब्जॉर्प्शन हो गया, माल न्यूट्रिशन हो गया, मतलब जो हमारे फॉलिक एसिड आयरन है, आयरन का जो है वो अगर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है हमारी बॉडी में, माल न्यूट्रिशन में की न्यूट्रिएंट जो अब हमें प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं, या कोई ऐसा मतलब पेशेंट है जो अल्कोहल जो है वो ज़्यादा ले रहा है, तो उसकी वजह से जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। अब जो है पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसकी। द बॉडी स्टोरेज ऑफ आयरन डिक्रीज लीडिंग टू डिप्लीशन ऑफ हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। The oxygen carrying capacity of hemoglobin is reduced, that can cause the tissue hypoxia. अब जो है वो हमारी बॉडी जो है जिसमें हमारी बॉडी में स्टोर होगा आयरन, अगर उसका लेवल जो है वो कम हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस प्रॉपर नहीं होगी। जैसे हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस प्रॉपर नहीं होगी तो वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगा, और जो टिश्यू है उसमें हाइपोक्सिया हो जाएगा, मतलब वहाँ पे जो ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी, इम्बैलेंस हो जाएगी, जो जितनी ऑक्सीजन टिश्यू को चाहिए उतनी ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं मिल पाएगी, तो उसकी वजह से हो जाएगा टिश्यू हाइपोक्सिया। अब जो है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ही हुआ है, तो उसके लिए हमें जो है पता चल जाएगा, वीकनेस होगी बंदे को, जनरल मैलेज होगा, पिका होगा, पोलर टू स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, उसकी मतलब स्किन जो है वो ब्लू सी हो जाएगी, उसको पता चल जाएगा कि इसमें ब्लड की कमी है। ब्रिटल नेल्स हो जाएंगे, स्मूथ एंड सोवर टंग हो जाएगी उसकी, एंगुलर चिलोसिस हो जाएंगे। अब जो है वो लेबोरेटरी में कैसे फाउंड आउट करेंगे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हुआ है, तो लेवल चेक करेंगे सीबीसी का, लोअर लेवल ऑफ एचसीटी, एचजीबी एंड आरबीसी काउंट, ये सारा चेक करेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि आयरन डेफिशिएंसी
जो है वो एनीमिया पेशेंट को हुआ है। नेक्स्ट है लो सीरम आयरन। सीरम में देखेंगे कि आयरन का लेवल कम है तो हमें पता चल जाएगा, लो फेरिटिन होगा तब भी हमें पता चल जाएगा। और नेक्स्ट है बोन मैरो एस्पिरेशन, इसमें हमें पता चल जाएगा कि जो हीमोग्लोबिन है उसकी फॉर्मेशन कम हो रही है, उसकी वजह से जो है वो एनीमिया हो रहा है। अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, इसके मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो इसमें देंगे हम आयरन रिप्लेसमेंट करेंगे या ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आयरन रिप्लेसमेंट में आयरन की टैबलेट्स देंगे और ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, उसकी वजह से जो वो आयरन का लेवल जो वो इंक्रीज हो जाएगा। अब ये कुछ ये है कि कौन कौन से फूड जो हम दे सकते हैं। ऑर्गन मीट्स, बीन्स, लीफी ग्रीन वेजिटेबल, रेजिन एंड मोलासेस। और ओरल प्रेपरेशन भी हैं, टैबलेट हैं, ये सारी चीज़ें देके जो हम आयरन का लेवल इंक्रीज कर सकते हैं और उसकी वजह से जो है फॉर्मेशन होगी, हीमोग्लोबिन का लेवल जैसे ही बढ़ेगा और जो एनीमिया की जो प्रॉब्लम है वो अब खुद खुद सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि जब हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ेगा तो वो ऑक्सीजन को कैरी करेगा और ऑक्सीजन को डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू तक लेके जाएगा और जो हाइपोक्सिया नहीं होगा टिश्यू में। नेक्स्ट है थैलेसीमिया। अब थैलेसीमिया होता क्या है? जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ जो है वो 4 ऑक्सीजन के जो एटम है वो कंबाइन करते हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स, मतलब जैसे ही ऑक्सीजन जो है वो इन कांटेक्ट आएगी ना ब्लड की, तो हीमोग्लोबिन ब्लड में होगा, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होगा, तो वो जो करेगी वो पता क्या करेगी, जैसे ही हीमोग्लोबिन के कांटेक्ट में आएगी, हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है ना उसके साथ 4 ऑक्सीजन के एटम जो है वो कंबाइन करते हैं और वो फिर जो है वो मूव करते हैं डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। और जैसे ही वो जाएंगे तो ऑक्सीजन वहां पे प्रोवाइड करवा देंगे। अब जैसे ही प्रोडक्शन ही डिक्रीज हो जाएगी, जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वही कम हो जाएगा, तो ऑक्सीजन भी कम ही उसके साथ अटैच होगी। अब जैसे हमारे पास मान लो पहले जो थे हमारे पास 100 हीमोग्लोबिन के कंपाउंड थे, उनके साथ 4 4 ऑक्सीजन कंबाइन करके जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक जा रहे थे, ऑक्सीजन को लेके जा रहे थे। लेकिन काफी टाइम बाद, मतलब थोड़े टाइम बाद ऐसा हुआ कि जो हीमोग्लोबिन का जो डिस्ट्रक्शन थी ना आरबीसी की वो ज्यादा होगी स्प्लीन में, तो हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो गया, हमारे पास हीमोग्लोबिन के 20 मॉलिक्यूल बचे। तो जो 20 मॉलिक्यूल होंगे वो उसके साथ 4 होंगे अटैच, तो 80 ऑक्सीजन एटम उसके साथ कंबाइंड होके जाएंगे। तो हो सकता है उसको ज़्यादा चाहिए हो, तो वो प्रॉपर ऑक्सीजन वहां तक नहीं लेके जाएगा। अगर ऑक्सीजन वहां तक नहीं पहुंचेगी तो फिर जो है वो टिश्यू जो है प्रॉपरली काम नहीं करेंगे। अब जो थैलेसीमिया है ये जनरेट, मतलब ये जेनेटिकल डिसऑर्डर है, वो जनरेशन टू जनरेशन जो है मूव करता है। ये इसका एक रीजन ये भी है कि ये जो है कोई जैसे क्रोनिक डिसीज होगी, बोन मैरो में कुछ प्रॉब्लम आ गई, हाइपरप्लासिया हो गया, तो उसकी वजह से भी जो है वो हीमोग्लोबिन का लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो उसकी वजह से भी थैलेसीमिया हो सकता है। और थैलेसीमिया जो है वो 2 टाइप्स का होता है, थैलेसीमिया माइनर और मेजर। माइनर में वही है कि उसका लेवल थोड़ा कम होगा, मतलब उसका इफेक्ट कम होगा, लेकिन जो थैलेसीमिया मेजर होगा उसमें उसका सीवियर, मतलब सीवियर कंडीशंस होगी, उसमें जो है वो बड़ा ज़्यादा कम लेवल हो जाएगा और सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी, उसको हम बोलेंगे थैलेसीमिया मेजर। और इसकी वजह से जो है जॉन्डिस भी हो सकता है, स्किन जो है पेल या ब्लू, मतलब येलो कलर की हो जाएगी। इसको डायग्नोस कैसे करेंगे हम, एनीमिया लोअर मीन कार्पिस्कुलर वॉल्यूम से चेक करेंगे, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि हीमोग्लोबिन का लेवल कम है। अच्छा, मैनेजमेंट क्या करेंगे हम, एडमिनिस्टर बीटी एंड चिलेशन थेरेपी टू रिड्यूस आयरन ओवरलोड, monitor for transfusion reaction for or disease acquired through transfusion, instruct about treatment medication और physical energy conservation technique। नेक्स्ट है एप्लाज्मिक एनीमिया। अब एप्लास्टिक होता क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग स्टेम सेल डिसऑर्डर विद मैनी पॉसिबल etiological mechanism, decrease number of RBC as well as WBC
and platelets characterized as hypoplastic, fatty bone marrow, पेंटोपिनिया, ये सारे जो हैं वो इसके मतलब करेक्टराइजेशन है, इससे पता चल जाएगा कि हाइपोप्लास्टिक एनीमिया हुआ है। कॉजेटिव फैक्टर कौन कौन से हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कॉज करते हैं एप्लास्टिक एनीमिया? तो फर्स्ट है एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, पेस्टिसाइड्स, बेंजीन। नेक्स्ट है सर्टेन ड्रग्स, कुछ ऐसी ड्रग्स हैं वो भी कॉज करती हैं एप्लास्टिक एनीमिया। तो उसमें हमारी आती है कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स, क्लोरमफेनिकोल, फिनोथायाजिन, सल्फोनामाइड्स, हैवी मेटल्स, रेडिएशंस। रेडिएशंस हैं वो भी कॉज करती हैं एप्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट है इसकी पैथोफिजियोलॉजी, टॉक्सिन कॉज ए डायरेक्ट बोन मैरो डिप्रेशन, उस जो टॉक्सिन्स होंगे वो करेंगे बोन मैरो को डिप्रेस कर देंगे। और उसके बाद जो होगा ए सेलुलर बोन मैरो, उसके बाद होगा डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ब्लड एलिमेंट्स, जैसे ही जो है वो ब्लड के सेल जो है वो उनकी फॉर्मेशन होना कम हो जाएगी, तो आरबीसी और जो उनके बीच में हीमोग्लोबिन होगा उसका लेवल ऑटोमेटिकली जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब जो हमारा एप्लास्टिक एनीमिया है उसकी असेसमेंट कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि किसी को एप्लास्टिक एनीमिया हुआ है? तो उसमें उसके कौन कौन से इफेक्ट आएंगे उस पेशेंट में, उसमें आएंगे फर्स्ट है फटीग, पैलर, डिस्पनिया, वर्शनिंग, स्प्लीनोमेगली, रेटाइनल हेमोरेज। नेक्स्ट है लेबोरेटरी फाइंडिंग, वो तो सेम ही है जो पिछले में था, डिक्रीज ब्लड सेल नंबर्स, देखेंगे कि ब्लड सेल्स जो है उनका कितना नंबर है, मतलब कितना कितने परसेंट जो है वो ब्लड में प्रेजेंट है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब, हीमोग्लोबिन का लेवल चेक कर लेंगे कितना है। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करेंगे, अगर किसी का बोन मैरो काम नहीं कर रहा है, आरबीसी फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो रही है, तो वहाँ पे हम करेंगे बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। नेक्स्ट है इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स देंगे, क्योंकि वो इम्यून सिस्टम को सुप्रेस कर देंगी। उसके बाद है रेयरली कॉमन स्टीरॉइड्स देंगे और ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, ताकि ब्लड का लेवल जो है वो यहाँ पे मेंटेन रहे और जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को प्रॉपरली लेके जाए डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, और हमारी बॉडी जो प्रॉपरली काम करे और जो ऑक्सीजन सप्लाई और ऑक्सीजन डिमांड है वो इक्वल रहे। नेक्स्ट है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इसमें क्या है, इसमें जो है वो डिफेक्टिव इरेथ्रोसाइट स्ट्रक्चर काउज्ड बाय इंपेयर्ड डीएनए सिंथेसिस काउज्ड बाय बी, जब भी विटामिन बी12 और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी उसकी वजह से जो फॉर्म मतलब डिफेक्टिव आरबीसी बनेंगे उसकी वजह से, तो उसको हम बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमियास। आरबीसी हैं उसमें इम्पेयरमेंट हो जाएगी, जो उसकी डीएनए सिंथेसिस है उसमें इम्पेयरमेंट हो जाएगी, जब भी फॉलिक एसिड और विटामिन बी12 का लेवल कम होगा उसकी वजह से जो एनीमिया होगा उसको हम बोलेंगे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। और इसके फैक्टर कौन कौन से हैं, अल्कोहल इसका मेन फैक्टर है, इसकी वजह से जो कॉस्टिव फैक्टर्स है इसकी वजह से होता है। नेक्स्ट है माल एब्जॉर्प्शन, नेक्स्ट है डाइट डेफिशिएंट इन अनकुक्ड वेजिटेबल्स, नेक्स्ट है यूज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, अब जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है उनकी वजह से भी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो जैसे ही जो डिक्रीज होगा फॉलिक एसिड का लेवल उसकी वजह से होगी इम्पेयर डीएनए सिंथेसिस इन बोन मैरो, उसकी वजह से जो इम्पेयर्ड आरबीसी डेवलपमेंट, जो आरबीसी बनेंगे वो प्रॉपरली नहीं बन पाएंगे और उनका जो साइज जो है वो लार्ज हो जाएगा, उसकी वजह से जो होगा उसको बोलेंगे हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट है कि हमें पता कैसे चलेगा कि किसी को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हुआ है, उसकी असेसमेंट कैसे करेंगे हम? अगर कोई पुअर न्यूट्रिशन ले रहा है, अल्कोहल यूज करता है, एनोरेक्सिया हो रहा है, उसको इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन हो रही है, अंडरगोइंग होमोडायलिसिस, जो होमोडायलिसिस करवा रहा है, सर्टेन ड्रग्स कैन ब्लॉक फोलेट एब्जॉर्प्शन। अब कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो फोलेट को एब्जॉर्प्शन को जो है वो प्रिवेंट कर देती हैं या ब्लॉक कर देती हैं, उसमें आती हैं हमारी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, एंटी सीजर्स ड्रग्स हैं, फिनाइटोइन है, एंटीबायोटिक्स है,
अगर ऐसी कोई ड्रग ले रहा है तो उसकी वजह से जो है उसको वो मतलब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो अब इसकी जो ट्रीटमेंट है वो कैसे करेंगे, तो इसमें हम करेंगे प्रमोट कंप्लायंस विद रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे। जो भी मतलब रिच फूड होगा, जैसे फॉलिक एसिड जिसमें विटामिन बी 12 फॉलिक एसिड है, उस चीज वो वाला फूड हम देंगे, प्रेफर करेंगे। और एडमिनिस्टर प्रीनेटल विटामिन इन प्रेगनेंसी, इंस्ट्रक्ट ऑन फूड हाई इन फोलेट सच एज लीफी ग्रीन वेजिटेबल सिट्रस फ्रूट नट्स एंड ग्रेन्स। तो ये थी ब्लड के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में था, और उनकी कौन कौन से मतलब क्या उनकी पैथोफिजियोलॉजी है, कौन सी ड्रग हम देंगे तो उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं इस डिसीज से। तो ये थे हमारे हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर पैथोफिजियोलॉजी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट टाइम हम कंटिन्यू करेंगे, जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक रह गया है उसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।